हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आप सोच रहे होंगे कि राम सर आज बैट लेके कैसे आए। दोस्तों, आज फाइनल का मुकाबला है इंडिया के लिए और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले साथियों के लिए आज सेमीफाइनल है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी क्लास जो है वो सेमीफाइनल की क्लास रहने वाली है और कल आपकी फाइनल क्लास रहने वाली है। तो आज की इस क्लास के अंदर 6 और चौके के माध्यम से अपन डायग्राम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक बिल्कुल देखिएगा, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से एग्जाम जो अभी होने वाले हैं, वहां से डिप्लोमा करने वाले सभी साथियों के लिए मैं बारे में बात कर रहा हूं कि 1 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सर, ये तो हम सभी को भी पता है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास जो रहने वाली है वो पिछली 3-4 क्लास से भी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको डायग्राम प्रैक्टिस के साथ साथ चार्ट के बेसिस पर उस डायग्राम को किस प्रकार से हम एग्जाम के अंदर लिखने वाले हैं, तो वैसे ही वो सारी चीजें हम यहाँ इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा और जिसने एनाटॉमी का सिलेबस 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर चुके हैं वो भी इस क्लास को देखेगा, क्योंकि इस क्लास में आपको कुछ अलग अंदाज लाजवाब मिलने वाला है, जैसा आपको थंबनेल में दे रखा। अब अलग अंदाज का मतलब कि हम एक डायग्राम के बेसिस पर एक चैप्टर को करेंगे, एक डायग्राम के बेसिस पर लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, एक डायग्राम के बेसिस पर शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। और ये क्लास जो रहने वाली है दोस्तों, आप सभी के विशेष सपोर्ट के कारण ही हुई है, क्योंकि काफी सारे मेरे दोस्तों के मैसेज और कॉल आए थे कि सर मुझे ओसिफिकेशन समझ में नहीं आया, सर सेल का टॉपिक बताइए, सर टिश्यू का चार्ट लेके आइए, सर रिप्रोडक्शन समझाया था तो अच्छे से समझ में आया, तो आगे का और बता दीजिए। तो इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और तो सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा कि जिसने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल से संबंधित, बीएससी नर्सिंग से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके एकेडमिक के वीडियो भी और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। ओके, अब किसी को कोई भी डाउट हो भाई पैरामेडिकल संबंधित, एग्जाम से संबंधित, आप मुझे इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो हम क्लास के अंदर समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले ही बात करने वाले हैं दोस्तों साइटोलॉजी के बारे में। और दोस्तों, साइटोलॉजी के बारे में आपके क्वेश्चन कैसा आता है उसकी भी चर्चा करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैसा बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि साइटोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं। इस साइटोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर सर हम करते हैं द स्टडी ऑफ सेल्स, द स्टडी ऑफ सेल। अब देखो दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूं आपको। मैंने जो बेसिक परफॉर्मा बताया था, सारा का सारा तरीका वही रहने वाला है। सारे के सारे सिस्टम मैं पढ़ाता हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उनको वो उसी वे में चलेंगे। अगर आपने वो बेसिक तरीका अपना लिया तो सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे, वरना 2 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं तो भी आपको अंदर से डर लग रहा होगा। और किसी ने अगर उस वे में पढ़ाई की है, बेसिक परफॉर्मा के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दे के कहा था कि इस क्वेश्चन को आप इस पैटर्न में करके देखना, मजा आ जाएगा। तो किसी ने ऐसा किया है तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा आप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सेल से आपके क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है दोस्तों, तो सेल का आपके अगर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा, और अगर आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा इस चार्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ही हम बात करेंगे यहाँ पे अब इस सेल के बारे में। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट चार्ट के माध्यम से साइटोलॉजी पूरी करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल आप 1 बाय 1 सारी चीजें देखिएगा। 1 बाय 1 सारी चीजें देखने का मतलब कि जो जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, अगर सेल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो पॉइंट अगर आप लिख के आते हो तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम सबसे पहले इस सेल के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें कि सर इंट्रोडक्शन में अब हमें थ्योरी के अलावा 1 वर्ड में कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम जो है अब बहुत करीब है। हाँ, बिल्कुल करीब है ना। तो सेल की अगर हम बात करें कि डिस्कवरी किसने की, या फिर हम बात करें कि सेल वर्ड किसने दिया, तो दोस्तों हम बात करेंगे, छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए थे, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने। किसने कहा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे,
इन्होंने सेल का क्या दिया था भाई, वर्ड दिया था, सेल वर्ड के बारे में बताया था, ठीक है। और ये कब किया था, तो ये भी अगर आप याद रखो तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जो वैकेंसी की तैयारी करते हैं उनको तो कथन और कारण वाले सवाल के अंदर या ट्रू और फॉल्स वाले में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट हुक आए, ठीक है, सेल वर्ड का बारे में बताया, तो 5वीं क्लास की लाइन है, ठीक है ना, कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल जो है वो दिखने में कैसी होती है। सर सेल की इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है, आपने कहा था कि एग्जाम में सबसे पहली लाइन आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो दोस्तों छोटी क्लासों में एक लाइन हमने ये भी पढ़ी थी कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होती है, अगर मैं बात कहूं आपके कि सेल इज स्मॉलेस्ट, वर्ड पे ध्यान देना, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट टू आवर बॉडी, ठीक है भाई। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कहो, चाहे आप संरचनात्मक इकाई को, चाहे आप कार्यात्मक इकाई को, वो कौन है भाई, वो कोशिका ही है। कौन है, कोशिका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस कोशिका के शेप के बारे में। किसके बारे में चर्चा करें दोस्तों, शेप के बारे में। तो शेप की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो देखो शेप आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि किस शेप में ये हो सकती है, तो ये राउंड शेप में हमें दिखाई दे रही है। सर राउंड शेप में भी पर्टिकुलर राउंड नहीं है, बिल्कुल पर्टिकुलर ये राउंड नहीं होती है, तो राउंड भी हो सकती है, एक शेप भी हो सकती है। यहाँ पे हम बात करें स्पेरिकल शेप भी हो सकती है। कभी कभार सेल जो है वो इरेगुलर शेप में होने के कारण हमें चपटी भी दिखाई देती है, तो कभी कभार रेक्टेंगल भी दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें लिख लो यहाँ पे कि सर ये हमें राउंड भी दिखाई देती है, स्पेरिकल भी दिखाई दे सकती है, एक शेप में भी दिखाई दे सकती है, फ्लैट भी दिखाई दे सकती है, और लास्ट में हम अगर कहें इरेगुलर शेप में भी हो सकती है। तो सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। तो ये शेप के बारे में आपको इस सेल के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं कि अगर एक सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल दोनों में क्या अंतर होगा, तो एक सेल को हम सिंगल सेल कह सकते हैं, खूब सारी सेल को हम ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपके कि ग्रुप ऑफ सेल जो होती है, ग्रुप्स ऑफ सेल, इन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं टिश्यू। क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि कोशिका के ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि कोशिका से क्या बनता है दोस्तों, टिश्यू बनता है, यानी ऊतक बनता है। ओके, देन हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल का, ये एक सेल का सिंपल डायग्राम है, और ऐसा सिंपल डायग्राम ही हम एग्जाम में स्पीडली बना सकते हैं, क्योंकि आपको एक 20 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट में सोल्व करना होगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट बना रखा है तो 15 मिनट के अंदर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। अगर 15 से 20 मिनट लग गए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, तो अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं भी पता है तो मुझे बता देना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के समझा दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को टाइम मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा। चलो यहां पे हम बात करें कि सेल के स्ट्रक्चर को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं सेल के, तो सेल के 3 पार्ट्स की अगर हम चर्चा करें तो मान लीजिए ये एक सेल है, और इस सेल के बाहर हम यहां पे खड़े हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली सब कुछ इमेजिन करके, जस्ट इमेजिन करके नहीं सीखोगे, क्रिश मूवी देखी है ना, उसमें बार बार कहता है ना जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप ब्रेन में इमेज नहीं बनाओगे तो नहीं आएगी समझ में। मान लीजिए आप यहां पे बाहर खड़े हो और इस सेल के अंदर जाना है आपको, इस सेल के अंदर जाना है। इस सेल के अंदर जाने के लिए आपको इस दीवार को लांग कर जाना पड़ेगा, इस दीवार को। और इस दीवार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पार्ट्स दिखाई दिया उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आ गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेकंड हम बात करें यहां पे कि जैसे ही सर आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इस दीवार को लांग करके अंदर आए, तो मुझे ये पूरा का पूरा अंदर जो मटेरियल दिखाई दिया,
इस मटेरियल को मैं कह सकता हूं साइटोप्लाज्म दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया दोस्तों? यहां पे दिखाई दिया दोस्तों साइटोप्लाज्म। ये आ गया साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सर मैं जब पूरा पूरा घूम लिया कर लिया और यहां से होते हुए इस तरह से होते हुए क्या हुआ कि सर मैं यहां पहुंचा, बीच के अंदर तो मुझे एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक राउंड शेप में सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो सेंट्रली लोकेटेड है कोशिका के अंदर, मध्य वाले पार्ट में यानी बीच वाले पार्ट में सेंट्रली लोकेटेड है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो इसका थर्ड पार्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा न्यूक्लियस। ओके, तो यहां तक कोई डाउट दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं हम कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये जो मैं बाहर का आउटर सरफेस दिखाई दिया इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अंदर जो हमें मटेरियल दिखाई दिया उसको हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, और बीच में जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट यहां पे समझ में आया है ना? तो ये आपका इंट्रोडक्शन यहां कंप्लीट हुआ मान लो। अब अगर हमें 20 नंबर का क्वेश्चन मिला है और हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब लिखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखने से पहले दोस्तों हम खुद देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका के एक तो बाहरी स्ट्रक्चर है यानी आउटर सरफेस है बिल्कुल, और ये आउटर सरफेस है तो मैं इसके अंदर आया, इसका मतलब ये मुझे अंदर आने दिया, इसका मतलब मेरे अलावा कोई और भी चीजें अंदर आ जा सकती है ना, तो उसको हम कहते हैं पारगम्यता। ठीक है ना, परमिएबिलिटी। तो ये एक चीज याद रखना यहाँ पे। दूसरी चीज मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि सर मैं जब यहाँ पे आके देखा तो मुझे पता चला कि ये सरफेस जो है इस कोशिका के अंदर वाली चीजों के लिए एक तरह से ये क्या कर रही है, उनकी रक्षा करने का काम कर रही है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर देखा तो मुझे पता चला कि जिस प्रकार से ये स्किन मेरी रक्षा कर रही है वैसे ही ये सेल का आउटर सरफेस जो है वो उसका क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो सर मुझे पता चला कि ये पतली है या फिर ये मोटी है, तो इसका पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास इंच टेप था जेब के अंदर, क्योंकि सर मैं आई एम ए रिसर्चिंग पर्सन, मैं अपने आप को रिसर्च करने वाला मानता हूं, तो मेरे जेब में इंच टेप भी था। तो मैंने इसकी थिकनेस को देखा, इसकी मोटाई को देखा, तो मुझे क्या मिला कि 7.5 नैनोमीटर मिला। क्या मिला? 7.5 नैनोमीटर। और मुझे पता चला फिर कि जब मैंने इसके नैनोमीटर को ही माप लिया है, इसके थिकनेस को ही माप लिया है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, क्योंकि ये आपने बेसिक परफॉर्मा में बताया था कि अगर किसी चीज का आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो वो क्या होती है, वो क्या काम करती है और वो किससे मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीजें लिखूंगा क्योंकि आपने बताया था। अब सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर मैं कहूं इसका शेप कैसा होता है, तो इस सेल मेम्ब्रेन का भी शेप होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन इसका शेप होता है सैंडविच के शेप का। कैसा होता है? सैंडविच के शेप का इसका क्या होता है, आकृति, या इसकी हम बात करें आकार। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली है वही तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूं, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सको कि किस प्रकार से हमें करना होगा। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या लिखेंगे यहां पे, तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि आल्सो कॉल्ड, अरे जब तुम्हारे घर पे निक नेम होते हैं ना खूब सारे, तो वैसे ही इसका एक नाम है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये आ गया इसका एक और नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूं कि हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के लिए क्या होती है, आउटर सरफेस का काम करती है। किसका काम करती है? आउटर सरफेस का काम करती है। ये लो आ गया आपका आउटर सरफेस। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों आपके, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है दोस्तों? ये होती है आपके प्रोटेक्टिव लेयर। ये आ गई आपके प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये कोशिका का रक्षा करने का काम करती है। ओके, फिर हमने कहा कि सर मुझे तो इसकी थिकनेस चाहिए, मुझे तो इसकी थिकनेस चाहिए, और थिकनेस की जब बात आई तो मैंने निकाला इंच टेप।
इंच टेप निकाल करके मैंने इसकी थिकनेस को मापा तो मुझे इसका 7.5 नैनोमीटर क्या मिल गया, थिकनेस मिल गया। क्या मिल गया, थिकनेस मिल गया। और फिर दिमाग में आया कि ये इतनी पतली चीज जो है वो किसी ना किसी से तो मिलकर बनी ही होगी। जब किसी ना किसी से मिलकर बनने का क्वेश्चन आया तो सर हमें पता है हमारा शरीर भी किसी ना किसी से मिलकर बना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन भी किसी ना किसी से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल हमने पढ़ा कि यह प्रोटीन, यह कार्बोहाइड्रेट और यह फोस्फोलिपिड, इन सब से क्या होती है दोस्तों, मिलकर बनी होती है। और अभी आपने सर एक पॉइंट और बताया कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसके शेप की दोस्तों अगर हम बात करें तो लाइक सैंडविच। अरे सैंडविच तो सबने खाया होगा ना, लाइक सैंडविच या सैंडविच लाइक। ओके, तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन जो है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो है इस प्रकार से आपको पढ़ लिया। मैंने चार्ट के बेसिस पे कहा था समझाने का, समझा दिया। अब आपका अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आप वहां पे थ्योरी लिख सकते हो। थ्योरी में क्या लिखोगे, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह सेल की थिन तथा आउटर साइड में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस अबाउट यानी लगभग 7.5 नैनोमीटर होती है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फोस्फोलिपिड के द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन एक सैंडविच के शेप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां पे हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बनावट के बारे में या इसके कंपोजिशन के बारे में। आई थिंक अब आप थोड़े थोड़े इंग्लिश में आ गए होंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने तीन चीजें तो पढ़ी थी सर। तीन चीजें क्या पढ़ी सर, एक चीज हमने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, प्रोटीन होता है सर। एक हमने पढ़ा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। एक हमने पढ़ा कि सर इसके अंदर फोस्फोलिपिड्स होता है। क्या होता है दोस्तों, फोस्फोलिपिड होता है। अब इन सब के अलावा भी कुछ चीजें और होती है क्या, बिल्कुल होती है। इसके अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा हम बात करें कौन कौन सी चीजें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर इसके अंदर लिपिड्स भी होता है। क्या होता है, लिपिड्स भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको आप चाहे चार्ट बना के लिखो, चाहे आप लाइन एक थ्योरी की बना के लिखो, लिखना आपको जरूर है सेल के बड़े क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और अदर लिपिड को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत। अब हम बात करें यहां पे कि मैंने एक वर्ड बोला था परमिएबिलिटी, यानी पारदर्शिता का कार्य करती है। तो पारदर्शिता का कार्य इसको कौन करवाता है, तो इसके पास जो लिपिड लेयर होती है, कौन होती है, लिपिड लेयर जो होती है वो इसके परमिएबिलिटी का फंक्शन करवाती है। परमिएबिलिटी का मतलब इसके पास पारदर्शिता का करैक्टर यानी गुण पाया जाता है। जिस प्रकार हर प्राणी के पास एक टैलेंट होता है, वैसे ही इसके पास एक टैलेंट है, ये परमिएबिलिटी यानी पारदर्शिता। तो क्या सर ये हर किसी को अपने अंदर आने देती है, नहीं, हर किसी को अपने अंदर ये आने नहीं देती है, ये इसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लिपिड जो होती है वो परमिएबिलिटी काम करवाती है। और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में प्रोटीन के फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन तो वैकेंसी में पूछा जाता है। सर ऐसा हमें क्यों पढ़ा रहे हो, तो इस प्रोटीन के फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर जो टॉप करता है ना स्टूडेंट, वो हमेशा एक नोट लिख के, टॉपिक पूरा होने के बाद एक नोट लिख के एक लाइन लिखता है, सर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होती है। सर कैप्सूल तो दिया ही दिया था, उसके साथ आपको एक छोटा सा और, ठीक है ना, छोटी सी एक चॉकलेट या एक मीठी डोज दे दी आपने। ठीक है, तो इसके साथ आपके क्या होते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको देने से। अब हम बात करें इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करें, फंक्शंस ऑफ
सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आखिर काम क्या करती है सर, अब हमें बताई दो। इस सेल मेम्ब्रेन की खूब सारी प्रशंसा करने के बाद, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम जाने के बाद, अब हम वापस इसको पूछेंगे कि अच्छा तुम ये काम करती हो, क्योंकि हम तुम्हें पार करके क्या आ गए, कोशिका के अंदर आ गए। बिल्कुल। तो जब हमने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन सेल को क्या प्रोवाइड करती है भाई, एक शेप प्रोवाइड करती है। ये सेल को क्या करती है, सेल को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों, शेप प्रोवाइड करती है। ओ लो भाई, एक आ गया आपका ये फंक्शन कि ये सेल को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम बात करें कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है भाई, बाहर निकालने का काम करती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट करती है, क्या करती है दोस्तों, एक्सक्रीट करती है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा ना कि दो फंक्शन इसके हो गए कि एक तो ये शेप प्रोवाइड करती है, दूसरा ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, तीसरा हमने कहा कि ये सर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोशिका को आउटर रेसिस्टेंट यानी बाहरी अवरोधकता के कारण। ठीक है, इतनी हिंदी में नहीं जाना है, मिक्स लैंग्वेज में पढ़ना है। आउटर रेसिस्टेंस से क्या करती है भाई, यह प्रोटेक्शन करती है। अब हम बात करें कि यह सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्वांगीकरण का कार्य भी करती है, यानी एसिमिलेशन का काम भी करती है। क्या करती है, एसिमिलेशन का काम भी करती है। एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण, यानी यहाँ पे एनर्जी वगैरह के काम, एनर्जी से संबंधित भी काम होते हैं जो सेल ऑर्गेनेलिज करता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, वो सारी चीजें। या फिर हम बात करें एसिमिलेशन का मतलब एब्जॉर्ब मटेरियल को ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी के उस ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है जहां पर उनका क्या हो, जरूरत हो, जहां पे उनकी क्या हो, जरूरत हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल, उनको इनटेक करवाने काम भी करती है, अंतःकरण की क्रिया करवाने की काम भी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो ये क्या करती है, अपने अंदर कुछ सेलेक्टिव चीजों को क्या करती है, एंटर करवाती है, और अंदर से बाहर भेजने के कारण इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेलेक्टिव का मतलब चयनात्मक पारगम्य, ये आपने पढ़ा होगा। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ही क्या करती है, परमिशन देती है अपने अंदर आने के लिए। तो ये कौन कौन सा मटेरियल है भाई, जिन जिनको ये क्या करती है, अपने आर पार कर सकती है, तो उनकी अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आई, तो यहाँ पे उन पदार्थों के बारे में, उन मटेरियल, उन सब्सटेंस की बात करूँ तो वाटर आ जाता है, ऑक्सीजन आ सकता है, और CO2 आ सकता है। क्या क्या आ सकता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपके वाटर आ सकता है, O2 आ सकती है, और CO2 आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो ये हमने एक चार्ट के बेसिस पे इसके 3-4 जो फंक्शंस है उनको पढ़ा था। ओके, अब हम जैसे ही अंदर गए तो हमें क्या दिखाई दिया, साइटोप्लाज्म दिखाई दिया था। क्या दिखाई दिया, साइटोप्लाज्म दिखाई दिया। और साइटोप्लाज्म किसको कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म की बात करें सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यानी उसको हम क्या कहते हैं, जो द्रव्य पाया जाता है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को सेल मटेरियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सेल मटेरियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल मटेरियल, यानी कोशिका द्रव्य। क्या कह सकते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, ये जो कोशिका द्रव्य होता है ये किस तरह का होता है, तो जब हमने इसके अंदर गए और अंदर जाके हमने टेस्ट किया तो हमें ये जेली लाइक दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया, ये इसकी हम बात करें, ये सर था, मैं जब हमने इसको देखा तो ये जेली लाइक, जेली की तरह था। कैसा था, जेली की तरह था। अब जेली जब देखते हैं अपन तो कैसी होती है,
थिक होती है ना, बिल्कुल। तो सर जेली की तरह भी था और थिक भी था, और इसका कोई कलर ही नहीं था सर। क्या था? ये कलरलेस था, बिल्कुल। ये लो, ये सारे पॉइंट निकल के आ गए यहाँ पे। ओके, अब हम बात करें कि यहाँ पे सर ये साइटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है। तो इस साइटोप्लाज्म के अगर मैं बात करूँ आपके कंपोजिशन के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में चर्चा करें कि ये साइटोप्लाज्म किस किस से सर मिलकर बना होता है, इसकी अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो इसमें आपके कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो चीजें आ जाती है आपके, वाटर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इसके कंपोजिशन में, वाटर आ जाता है, वाटर आ गया, विटामिन आ गया। यहाँ पे कुछ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे कुछ आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एंजाइम्स मिलेंगे, जैसे पेप्सिन आ गया, ट्रिप्सिन आ गया, ठीक है। इनके अलावा दो चीज हमेशा हम पढ़ते हैं सर। एक चीज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और दूसरा हम पढ़ते हैं सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारी चीजें हो सकती है अवेलेबल। क्या हो सकती है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अलावा यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, यहाँ पे विटामिन भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, ये सारी चीजें हो सकती है। एंजाइम भी हो सकता है, एंजाइम के फॉर्म में पेप्सिन भी हो सकता है, तो ट्रिप्सिन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म यानी ये जो अंदर मटेरियल है, ये काम क्या करता है सर, ये काम क्या करता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये फंक्शन क्या क्या करता है, तो ये काम जो हम बोले और दाम भी हम बोले, तो दाम हम इसके रखेंगे जितनी तरह से ये काम करता है। ओके, तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म के फंक्शन की चर्चा करें, तो साइटोप्लाज्म करता है, इसका मेन फंक्शन होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंडक्ट करना, सेल के अंदर जैविक क्रियाओं का संचालन करना। क्या करना? सेल के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करता है? ये कंडक्ट करता है, संचालित करता है, कंडक्ट करता है। अब तुम कहोगे सर बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है? अरे प्यारे दोस्तों, बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब रेस्पायरेशन। क्या आ गया? अरे कौन सा रेशन? रेस्पायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वसन। अरे क्या कहते हैं? श्वसन, जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जिसके हम टाइप की बात करें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसके अलावा ये और कौन कौन सी क्रियाएं करवाता? ये आपके ग्रोथ करवाता है, सेल के अंदर क्या करवाता? ग्रोथ करवाता है, डाइजेशन का कार्य करवाता है। क्या करवाता दोस्तों? डाइजेशन का काम करवाता है। इसके अलावा सेल के अंदर रिप्रोडक्शन का काम करवाता है। क्या करवाता है? रिप्रोडक्शन। ये सारी प्रक्रिया आपके किस में इंक्लूड करते हैं? जैविक क्रियाओं के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि सर ये एक्सक्रीशन का काम भी तो करता है, बिल्कुल, ये उत्सर्जन का भी काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है, बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। इन सारे फंक्शनों को बढ़िया चार्ट बना के लिखोगे ना, तो साइटोप्लाज्म आपके खत्म। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर साइटोप्लाज्म के अंदर गए, और साइटोप्लाज्म के अंदर गए तो कौन कौन मिला? तो कोशिका का पूरा परिवार मिल गया। मैं मेरे दोस्त के घर पे गया, मैंने उनका बाहर एंट्रेंस जो है उसको ओपन किया, ओपन करके अंदर गया तो मुझे एक और गेट मिला जिसको मैंने सेल मेम्ब्रेन का, उसके अंदर गया तो उस होल के अंदर सब लोग बैठे थे। उस होल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद थे उन सबको मैंने कहा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म यानी उस होल के अंदर जो कोई सोफे पे बैठा था, कोई चेयर पे प्लास्टिक वाली बैठा था, कोई स्टूल पे बैठा था, तो उन सबको मैंने क्या कह दिया कि ये सब परिवार के मेंबर एक ही जगह बैठे हैं। तो वैसे इस सेल के अंदर सब परिवार के मेंबर इस साइटोप्लाज्म के अंदर थे, और एक जो मुखिया था ना घर का, वो बीच में बैठा था, ठीक है। घर का मुखिया बीच में बैठा था, वैसे ही साइटोप्लाज्म के एक अंदर एक मुखिया बैठा था, जो जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो परिवार के मेंबर थे, वो सेल के अंदर जो उसके मेंबर हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम कोशिका के अंग कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म की,
स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं, जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिलीज। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सेल ऑर्गेनिलीज कहते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनिलीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका के अंग। क्या कहते हैं? कोशिका के अंग, अर्थात इनको हम कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकांग। अब ये कोशिका के अंग या कोशिकांग या सेल ऑर्गेनिलीज कौन कौन से होते हैं? तो हम उनकी बात करें अगर सेल ऑर्गेनिलीज की, सेल ऑर्गेनिलीज के अंदर हम किन किन को इंक्लूड करते हैं? तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका के पावर हाउस, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आ गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम बात करें इसके अंदर और क्या क्या होता है दोस्तों? तो इसके अंदर होता है दोस्त मेरे राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। इसके अंदर होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्त मेरे? इसके अंदर होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्त मेरे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे और क्या होता है? तो यहाँ पे होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी होता है। इसके अलावा दोस्त मेरे बात करूं और क्या चीजें आ जाती है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंट्रोसोम। क्या हो सकता है? सेंट्रोसोम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इसके अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती है सर? इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल्स आ सकता है। क्या आ सकता है? वैक्यूल्स आ सकता है, यानी रिक्तिकाएं आ सकती है जिसके अंदर क्या होता है? पानी होता है सर, वाटर होता है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं दोस्तों? ये सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली हर उस चीज के बारे में जो हमें इस डायग्राम के अंदर दे रखी है। किस डायग्राम में दे रखी है? इस डायग्राम के अंदर। अब इनकी हम एक एक की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें ये रहा लाइसोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इनकी चर्चा करेंगे। वैक्यूल आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है सर। कौन कौन सी दोस्त मेरे? एक होती है दोस्तों आपके स्मूथ और एक कौन सी होती है दोस्त मेरे? रफ होती है सर। एक होती है रफ और एक होती है आपके स्मूथ। और रफ का मतलब क्या हो गया? खुरदरा। स्मूथ का मतलब क्या हो गया? चिकना। जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? स्मूथ। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसका मतलब उसका सरफेस रफ हो गया, खुरदरा हो गया, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक एक चीज के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं सबसे पहले। अब माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों बात करूं तो ठीक है, लिख के नहीं, मैं बोल के समझा रहा हूं, क्लास लंबी ज्यादा हो जाएगी, टॉपिक काफी सारे करवाने। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राइबोसोम का निक नेम क्या होता है? राइबोसोम का निक नेम होता है आपके प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है ना। कोशिका का हार्ट किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ सेल किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ओके, ट्रैफिक पुलिस आ गया। कोशिका का किचन किसको कहते हैं? कोशिका का किचन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का किचन क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट। ओके, कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि फूड का ऑक्सीडेशन करके, क्या करता है? भोजन का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? अपने पास स्टोर करता है। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या करता है ये? एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं?
पावर हाउस कहते हैं। इसके शेप की बात करूं तो इसका शेप आपके रोड शेप होता है। कैसा होता है? रोड शेप, यानी एक छड़ के आकार का होता है। कैसा होता है? एक छड़ के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है? एक छड़ के आकार का इसका एक ये देखो, ये छड़ के आकार में इसका शेप होने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि दियर स्ट्रक्चर इज रोड लाइक। कैसा होता है भाई? रोड लाइक। हैंग मत हो भाई, अभी तो काफी सारी चीजें पढ़नी है। हाँ इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायामीटर के बारे में। सर डायामीटर का मतलब क्या होता है? डायामीटर का मतलब व्यास होता है। 0.5 माइक्रोन डायामीटर लेंथ होती है इसकी 4 माइक्रोन। तो इसकी याद रखने का यही तरीका, लेंथ 4 माइक्रोन, डायामीटर 5 माइक्रोन। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। उन दोनों लेयर की बात करूं तो एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाली कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली क्या काम करती है? सर अंदर वाली क्या काम? बाहर वाली बाहर के फंक्शन काम करती है, बाहर वाली बाहर के काम करती है, अंदर वाली अंदर के घर का काम करती है। तो बाहर वाली करती है उसको कवर करने का काम, माइटोकॉन्ड्रिया को कवरिंग करने का काम करती है। अंदर वाली क्या काम करती है? अंदर वाली के पास क्या होते हैं? कुछ फोल्ड्स होते हैं। उस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग लेयर होती है। क्या होती है? कवरिंग लेयर। ओके। इसके बाद बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के लिए एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। बिल्कुल काम करता है। और ये बायोलॉजिकली क्रियाएं जो होती है, जितनी भी जैविक क्रियाएं जो होती है, उनको क्या करता है? कंप्लीट करवाने का काम करता है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्रियाएं करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कौन देते हैं? भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। कौन देते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। ये इसके फंक्शन में आपको याद रखना है। मैं बात करता हूं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में। और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम का निक नेम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस का ये काम करता है। यहाँ पे मैं बात करूं, राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये एक स्पेरिकल और राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे मैं बात करूं कि सेंट्रोसोम राइबोसोम होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और मल्टीपल स्ट्रक्चर में भी, ग्रुप के अंदर भी प्रेजेंट हो। इसका चाहे तो ये अकेला रह सकता है और चाहे तो ये दोस्त बना के रह सकता है। तो जिस प्रकार का एनवायरमेंट वैसे अपने राइबोसोम। ओके। देन हम बात करते हैं कि यह जो बना होता है वो आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम का आर और राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए का आर। राइबोसोम का आर और आरएनए का आर। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड के ये मिलकर बने होते हैं। फिर हम बात करें कि ये कहाँ पे स्थित होते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर ये स्थित होती है। ओके। चलो इसके बाद हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन इनका मेन फंक्शन यही होता है प्रोटीन के संश्लेषण का। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये राइबोसोम आपका प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। इनको ट्रापिकुलिस भी कहा जाता है। यह एक कोशिका के अंदर धागे के समान संरचना होती है। धागे के समान इनका एक पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो गोल्जी बॉडी लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। गोल्जी गोल्जी लिपो प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है ना? हाँ। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस के पास में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मेरा घर जो है पानी की टंकी के पास स्थित है। तो गोल्जी बॉडी का घर कहाँ है? कोशिका के अंदर आपके कहाँ है? न्यूक्लियस के पास में स्थित है। सर गोल्जी बॉडी काम क्या करता है? अरे गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? तो गोल्जी बॉडी आपके लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? लाइसोसोम के फॉर्मेशन का काम करता है। और ये क्या काम करता है? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको मैंने एक तरीका बताया कि इन सेल ऑर्गेनेलिज को भी किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ लोगे ना। इसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। इसका शेप राउंड शेप में होता है। ये कोशिका के अंदर एक लार्ज और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो कोशिका डिवाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? और डिवाइड नहीं कर पाएगी तो जेनेटिकल मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या नहीं हो पाएगा भाई? आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट न्यूक्लियस द सेल्स कांट बी सर्वाइवल। सर कोशिका जो है न्यूक्लियस के बिना जीवित नहीं रह सकती, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए आपको पता होगा कोशिका को हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता। ओके, इसके अलावा हम बात करें इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए आपको इसकी मेम्ब्रेन को एंटर करके जाना पड़ेगा। तो एक इसका पार्ट आ गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अंदर जाओगे तो न्यूक्लियस का खुद का मटेरियल मिलेगा। इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके आरएनए, डीएनए, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें होती है, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब चीजें। और इसके अंदर एक छोटा और उपकेंद्रक भी होता है, कभी कभार आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, जिसको हम उपकेंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं भाई किसके अंदर? इस साइटोलॉजी के सेल वाले टॉपिक में। तो मैंने जो जो चीजें बोली दोस्तों, सेल वाले टॉपिक, सेल वाले क्वेश्चन के अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टिश्यू के बारे में। टिश्यू को वन चार्ट के माध्यम से अपन पढ़ते हैं, एक ही चार्ट के बेसिस पर पूरे टिश्यू को हम पढ़ते हैं आज। अब देखो टिश्यू जो होता है, डिटेल में पढ़ोगे तो डिटेल में भी मिलेगा, शॉर्ट पढ़ोगे किताबों में तो शॉर्ट भी मिलेगा। जैसे अगर कुछ किताबों में आपने बोन को पढ़ा होगा तो डायरेक्टली दे रखा है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, रिस्पॉन्जी बोन होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन के आधार पर, तो खूब सारी डिटेल में चीजें पढ़ते हैं। तो कुछ चीजों को हमें डिटेल में भी पढ़ लेनी चाहिए, मार्क्स अच्छे आते हैं, नॉलेज भी बढ़िया होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपके टिश्यू के बारे में। टिश्यू 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के अंदर सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ आपके, सबसे पहला होता है आपके एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरे टिश्यू में बात करूं आपके, वो आ जाता है आपके कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे टिश्यू में बात करूं आपके, वो आ जाता है मसल्स टिश्यू। क्या आ जाता है? तीसरे टिश्यू की बात करें, मसल्स टिश्यू। और चौथे नंबर पे हम बात करें तो नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, नर्वस टिश्यू। चलो तो ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। इनके हम सब डिवीजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू खुद 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें एक आ जाता है आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा आ जाता है आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और इसी को हम कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसके 2 नाम है, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है ना, दूसरा भी मैं लिख सकता हूं यहां पे स्ट्रेटिफाइड। चलो अब देखो हम इनके अंदर बात करें कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, क्या इनके भी टाइप होते हैं? तो इनके सब टाइप्स की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, जिसमें हम बात करें, एक होता है आपके सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे की बात करूं, दूसरा आ जाएगा आपके सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मैं चार्ट के बेसिस पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं। ओके, तीसरे की बात करें सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एस का मतलब सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। और इसको नॉन सीलिएटेड भी कहते हैं, नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके,
नॉन सिलिएटेड और कोलुमनर, दो नाम हो गए इसके। चौथे की हम बात करें तो वो आ जाता हमारे नॉन सिलिएटेड आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा सिलिएटेड कोलुमनर। ठीक है, तो इसका आ गया आपके सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये चार प्रकार होते हैं आपके सिंपल एपिथेलियम के अंदर। किसके अंदर होते हैं? सिंपल एपिथेलियम। दूसरे की हम चर्चा करें यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, तो इसके अंदर भी इसके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो दोस्त मेरे इसके भी चार पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसके भी चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट के अंदर मैं बात करूं आपके, पहला इसके अंदर भी आ जाएगा आपके कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरे की बात करूं मैं कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, और तीसरा आ जाएगा आपके वापस से कंपाउंड सिलिएटेड कंपाउंड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, और चौथा आ जाएगा आपके कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये चार टाइप इसके और ये चार टाइप इसके, तो ये पूरा पूरा आपके एपिथेलियम टिश्यू है जो दोस्तों ये पूरा होता है। ठीक है, दूसरे की हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो यहां पे मैं दूसरे पेज पे बात करूं आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं दोस्तों संयोजी ऊतक कहते हैं। तो सर क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक भी कितने प्रकार का होता है? ये चार प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। चार में एक आ जाता है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे की मैं बात करूं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्या आता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे की मैं बात करूं आपके कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें बात करें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कौन सा आ जाता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और 4 नंबर पे मैं बात करूं आपके, 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है? 4 नंबर पे आ जाता है सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो इधर से स्टार्ट कर देते हैं। फ्लूइड की अगर बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है। एक हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, और दूसरा हम पढ़ते हैं किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? लिम्फ के बारे में। आपको पता होगा, मैंने ब्लड पढ़ाया तो पहली लाइन लिखा है कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर होता है, सेल, टिश्यू, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, बॉडी कैविटी, तो आप आगे सिस्टम में आपको पढ़ने का मजा आ जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आपको ये बेसिक क्लियर करके सर सेल और टिश्यू वगैरह बेसिक क्लियर करके पढ़ना है, मैं 2023 वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि 22 वालों के तो एग्जाम है, हम क्लासेस ले ही रहा हूँ मैं। ठीक है ना? जितना मुझे टाइम मिल रहा है। अगर आप 2023 वाले सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पास 2023 वालों के लिए एक स्पेशल तोहफा है भाई, स्पेशल फॉर 2023 बैच, कि 2023 बैच वालों के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है, तो हम बात करेंगे। बिल्कुल पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये दो प्रकार का होता है, जिसमें हम एक के बारे में पढ़ते हैं कार्टिलेज, और एक इस तरफ हम बात करते हैं बोन और कार्टिलेज। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे बोन की, तो बोन आपके किताबों में दे रखी है। एक तो हम पढ़ते हैं सर कॉम्पैक्ट बोन। क्या पढ़ते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। दूसरी हम पढ़ते हैं सर स्पॉन्जी बोन। क्या पढ़ते हैं? स्पॉन्जी बोन। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इस स्पॉन्जी बोन को और क्या कहते हैं, इस स्पॉन्जी बोन को और क्या कहते हैं। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो बिल्कुल आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें,
और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट्स मुझे पूरा पूरा मोटिवेशन देता है ताकि मैं और आपके लिए चीज़ें ला सकूं। ओके, हाँ, इसके बाद मैं बात करूं आपके कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज में आपके चीज़ें आ जाएगी। एक होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज। क्या आ जाता दोस्तों? हाइलिन कार्टिलेज। क्या आ जाता दोस्तों? हाइलिन कार्टिलेज आ जाता। दूसरे कार्टिलेज की बात करूं, दूसरा आ जाता आपके इलास्टिक कार्टिलेज। क्या आ जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरे की बात करूं, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज। ये सारी चीजें अगर बेसिक क्लियर हो ना, जॉइंट वाला टॉपिक पढ़ने का बड़ा मजा आता है आपको, समझ गया? चलो यहाँ पे हम बात करते हैं लूज और डेंस के बारे में। लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो 3 प्रकार का होता है। एक ही मैं बात करूं, सबसे पहले आ जाएगा इसमें एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला क्या आ जाएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे की मैं बात करूं, दूसरा आ जाएगा आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे की बात करूं मैं रेटिकुलो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तीसरे की बात करूं तो तीसरा आ जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है? ये भी आपके 3 प्रकार का, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक, ठीक है ना। इसकी मैं बात करूं, रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमने बात की है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात की है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इनके टाइप के बारे में बात की। अब मैं बात करूं आपके मसल्स टिश्यू के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में। अगर हम बात करें, ऊपर आ जाओ चार्ट के ऊपर वापस। तो ये जो अपना दे रखा है मसल्स टिश्यू, और एक हम बात करते हैं यहाँ पे नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स के बारे में। और न्यूरॉन्स के बारे में कंप्लीट चर्चा हम कहाँ करते हैं भाई? वहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर। यहाँ पे मैं बात करूँ मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू हमने पढ़ा है, तो हम पढ़ते हैं ना कि मसल्स 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ। स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने टिश्यू के टाइप से रिलेटेड बना के आपको समझाया कि टिश्यू आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो सेल और टिश्यू के दोनों पूरे कंप्लीट मैंने आपको चार्ट बताए। अब आज एक मॉर्निंग में एक दोस्त का मैसेज कॉल आया था कि सर ओसिफिकेशन एक बार समझाना। तो मैं थोड़ा ओसिफिकेशन के बारे में आपको समझा देता हूं दोस्तों। ओसिफिकेशन की चर्चा हम किसके अंदर करते हैं? तो ओसिफिकेशन की चर्चा करते हैं दोस्तों हम बोन वाले टॉपिक के अंदर। किस में करते हैं? बोन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो ओसिफिकेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? ओसिफिकेशन कहते हैं। अब अगर आपके ओसिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्या क्या लिखोगे? तो यहां पे आपको सबसे पहले देना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन। क्या देना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इसकी डेफिनेशन दोगे, ये कब स्टार्ट होता है, प्राइमरी सेंटर के बारे में दोगे, सेकेंडरी सेंटर यानी ओसिफिकेशन सेंटर के बारे में आपको देना पड़ेगा। यहाँ ओसिफिकेशन सेंटर। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं आपके कि अगर 5 नंबर का ओसिफिकेशन आता है तो यहां पे अब आपको टाइप ऑफ ओसिफिकेशन के बारे में देना पड़ेगा। टाइप ऑफ ओसिफिकेशन, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं आपको ओसिफिकेशन क्या होता है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन के बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहा जाता है। और ये स्टार्ट कब होता है? तो दोस्तों ये प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। और ओसिफिकेशन सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें ओसिफिकेशन सेंटर क्या होता है? तो ओसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं वो बोन के बनने की प्रक्रिया के दौरान दिखाई देते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 2 प्रकार के होते हैं भाई।
एक जो होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। क्या कहते हैं? प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। और दूसरे की मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो दूसरा आ जाता आपके सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। अब देखो इस चीज को समझो कि ये जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो आपके जन्म के पहले बनता है। यानी ये कब बनता है? बिफोर बर्थ। कब बनता है भाई? ये जन्म के पहले बनता है। और इसकी मैं बात करूं, ये कब बनता है आपके? ये बनता है आपके आफ्टर बर्थ। ये कब बनता है? आफ्टर बर्थ। ये जन्म के बाद बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अब दोनों चीजें समझाता हूं। मान लीजिए आपके किसी एक कार्टिलेज के द्वारा बोन का फॉर्मेशन होता है, या एक मेम्ब्रेन के द्वारा बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बार डायग्राम बना देता हूं फिर समझाता हूं, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब समझो इसको। अब मेरे कहने का मतलब था कि जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान आपके ये जो यहाँ पे ओसिफिकेशन सेंटर बनते हैं। क्या बनते हैं? ओसिफिकेशन सेंटर। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ओसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन सेंटर। इस ओसिफिकेशन सेंटर के दौरान, ये तो बाद में बनेगा, अभी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ओसिफिकेशन सेंटर बन रहा है और ओसिफिकेशन सेंटर में ही पहला जो सेंटर बनता है इसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम इसको प्राइमरी सेंटर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइमरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेंटर आ गया। अब दोस्तों देखो, जहां पे ये बना है ना प्राइमरी सेंटर, तो मैंने आपको लॉन्ग बोन पढ़ाई थी तब मैंने कहा कि ये प्राइमरी सेंटर जहां बना है इसको हम क्या कहते हैं? बोन का मिड पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड पार्ट। इसका मतलब ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर के दौरान बोन का क्या बन रहा है? यहाँ पे मिड पार्ट बन रहा है। मिड पार्ट यहाँ पे बन रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी पिछली क्लास का याद है तो मिड पार्ट को हमने क्या कहा था कि सर इसी को हम क्या कहते हैं? डायाफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफाइसिस कहते हैं। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में याद है तब आपको पता होगा कि इसी डायाफाइसिस को हमने कहा कि सर शाफ्ट भी कहते हैं इसको। अगर आपको थोड़ा और पिछली क्लास का याद है तो आपको पता होगा शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको बोन के अंदर घुमाया था, बोन के अंदर पिकनिक कराया तो पेरियोस्टियम बताया था। थोड़ा अंदर गए तो मुझे एक केविटी दिखाई दी थी जिसको हमने कहा कि सर मेडुलरी केविटी। जिसको हमने क्या कहा? मेडुलरी केविटी। और पेरियोस्टियम और मेडुलरी केविटी के बीच वाले हिस्से को हमने कहा कॉर्टेक्स। याद आ रहा होगा अगर पिछली क्लास आपने अच्छे से देखी है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो जन्म से पहले बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफाइसिस। फिर इसके अंदर आगे चलने पर और डेवलपमेंट होने के दौरान ये सेकेंडरी सेंटर भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं भाई? सेकेंडरी सेंटर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेंटर। ये सेकेंडरी सेंटर, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे आपके किसका निर्माण हो जाता है? तो ये बोन का अपर एंड और लोअर एंड, यानी कि यहाँ पे अपर पार्ट, अपर प्लस लोअर पार्ट, इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। अपर प्लस लोअर पार्ट। और अपर प्लस लोअर पार्ट को याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था इनको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इनको एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ओसिफिकेशन सेंटर के बारे में आपको समझाया। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप ऑफ ओसिफिकेशन, क्या बात कर रहे हैं अपन? टाइप ऑफ ओसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ओसिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ ओसिफिकेशन, टाइप ऑफ ओसिफिकेशन। तो दोस्तों ओसिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओसिफिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बोन के बनने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है सर हमारे शरीर के अंदर। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं, पहली कौन सी आ जाती है आपके? पहली आ जाती है दोस्तों इंट्रा मेम्ब्रेनस। क्या आ जाती है दोस्तों? इंट्रा मेम्ब्रेनस, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ये आ गया इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, ठीक है। इसी इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन को क्या कहा जाता है? मिजेनकाइमल ओसिफिकेशन। इसी को और क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है सर मिजेनकाइमल
मिजेनकाइमल ओसिफिकेशन, क्या कहा जाता है? मिजेनकाइमल ओसिफिकेशन कहा जाता है। ये आ गया आपके मिजेनकाइमल ओसिफिकेशन। दूसरे की मैं चर्चा करूं, दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो दूसरे को हम कहते हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इंट्रा कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, ये आ गया। इसी का दूसरा नाम क्या होगा सर? इसी का दूसरा नाम क्या होगा सर? इसी का दूसरा नाम, कार्टिलेज को याद करो, मैंने कार्टिलेज को पढ़ाया था आपको कि इसको कहते हैं कॉन्ड्रल। कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रल। बोन के लिए क्या यूज करते हैं? बोन के लिए ऑस्टियो यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। तो यहाँ पे कार्टिलेज के लिए जब अगर मैं कॉन्ड्रल वर्ड यूज करूँ, ये आ गया कॉन्ड्रल, ठीक है। और इंट्रा यानी अंदर की तरफ हो रहा है, तो ये इसका नाम हो जाएगा एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, ये लो। तो ये दो प्रकार का ओसिफिकेशन आपको इस प्रकार से बनाना होता है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो जब आपके बोन ओसिफाई होती है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन से जब बोन ओसिफाई होती है तो उसको तो हम क्या कह सकते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस। जब आपके बोन जो होती है वो ओसिफाई होती है एक कार्टिलेज से, एक कार्टिलेज से ओसिफाई होती है, ओसिफाई का मतलब बनना, तब उसको हम क्या कह सकते हैं? एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कह सकते हैं। आई होप आपको ओसिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपने स्केलेटन सिस्टम मेरे से पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा भी रखा है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये भी पता चला होगा धीरे धीरे कि सर यहाँ पे ये जो देखो ये डिटेल की चीजें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगी कि ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन में दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही है सर। एक तो मेम्ब्रेन बोन दिखाई दे रही है और एक मुझे कार्टिलेज बोन दिखाई दे रही है। कहाँ पे पढ़ा इसको हमने? कहाँ पे पढ़ा था सर इसको हमने? अगर किसी ने पढ़ा है तो बताना भाई कमेंट करके। मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, याद आ रहा आपको कहां पढ़ा? कमेंट करके बताना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम बात करें तो ये ओसिफिकेशन का पार्ट था आपके दोस्तों, तो यहां तक मैंने पूरा पूरा कंप्लीट कराया। अब हम बात करते हैं यहाँ आगे कि एक मेरे पास मैसेज आ रखा था कि सर थोड़ा सा सीवीएस को और थोड़ा सा हार्ड को पढ़ा देना आप, शॉर्ट नोट्स के लेवल का। तो चलो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, इस सीवीएस के बारे में। इस सीवीएस के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है। सीवीएस को हम क्या कहते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम से, सिस्टम किसी ना किसी से मिलकर बना होगा, किसी ना किसी से ये सिस्टम मिलकर बना होगा। और इस सीवीएस सिस्टम की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताओ। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की? कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलो इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है। तो हमने पता है कि सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। ये आ गया ऑर्गन। तो यहाँ पे मैं ऑर्गन की बात करूं तो ये आपको ऑर्गन एक बिल्कुल डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हार्ट। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें कि इस हार्ट के अंदर क्या पंप होता है? ब्लड। और ब्लड किसके अंदर पंप होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये इन सब चीजों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं दोस्त मेरे? हम पढ़ते हैं सर सीवीएस के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? सीवीएस के अंदर। तो ब्लड को मैंने अलग से आपको पढ़ा रखा है। और ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स में हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? आर्टरी और वेंस के बारे में। और यहाँ पे आपके इन दोनों के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस पे छोटा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हार्ट के बारे में। हार्ट, सर हार्ट क्या होता है? तो हार्ट होता है एक पंपिंग ऑर्गन। हार्ट आपका क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है दोस्त मेरे? ये एक पंपिंग ऑर्गन, यानी ये पंप करने काम करता है। क्या काम करता है? ये पंप करने काम करता है। इसकी स्टडी हम कार्डियोलॉजी के अंदर करते हैं। किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। ये आ गया इसका कार्डियोलॉजी। इसके शेप की अगर मैं बात करूं, इसके शेप की बात करूं तो ये नैरो शेप में होता है या बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है ना। नैरो शेप या बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है। इसके लोकेशन का पता करें सर, कहीं हमें जाना पड़ जाए इसके यहाँ पे, तो इसके लोकेशन की बात करें दोस्त मेरे, तो इसके लोकेशन के अंदर अगर आपको जाना पड़ जाए तो इनविटेशन तो मिलेगा ना। इनविटेशन में आपके लिखा होता है क्या?
कि आपको यहाँ खाना खाने के लिए आना है। लोकेशन की बात करें तो ये सबसे सिंपल लोकेशन बताऊं, ये रिप्स के बीच में होता है। किस में होता है? रिप्स के, यानी बिलो रिप्स, रिप्स के नीचे होता है। बिल्कुल ये जो रिप्स है, रिप्स के नीचे, दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन बिटवीन बोथ लंग्स, बिटवीन बोथ लंग्स, ठीक है ना। हाँ, अभी हम परफेक्ट जगह पे नहीं गए, अभी गली, गली के बाद कितने नंबर का मकान, वहां तक जाएंगे। अब हम बात करें कि वहां खड़े होकर मैंने फोन किया कि अरे राइट वाला लेफ्ट वाला, तो ये आ गया आपका लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड में स्थित होता है। और जगह की बात करें तो ये जगह आती है आपके, ठीक है ना, जगह आ गया श्याम विहार, श्याम विहार नहीं सर, मीडिया स्टीनम। क्या आ गया? जगह मीडिया स्टीनम स्पेस, ठीक है, ये लो मीडिया स्टीनम स्पेस, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब हम बात करें कार्डियक, हार्ट जो है उसके अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है। इस हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियक मसल्स। ये भी इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो ये इनवॉलुंटरी मसल्स होती है। क्या होती है? इनवॉलुंटरी मसल्स होती है। इनवॉलुंटरी मसल्स का मतलब ये अनैच्छिक पेशियां होती है। क्या होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है। अब सर हमें जब इतना बताया तो इसका वेट भी बता दीजिए। इसके वेट की दोस्तों मैं बात करूं, इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट आपके अबाउट कितना होता है? लगभग आपके 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? 300 ग्राम इसका वजन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम के अंदर आपके इसका क्वेश्चन आता है तो वो भी बता देता हूं। अगर हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिखोगे? हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखोगे वो भी देख लो। इसका आप दोगे क्या? इंट्रोडक्शन। इसका आप क्या दोगे भाई? इंट्रोडक्शन। ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद दोगे इसके फंक्शन। ये आ गए इसके फंक्शन। इसके बाद दोगे आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले आप इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी दो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये आ गया। अब इंटरनल के अंदर भी वापस अंदर जाओगे तो आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे? इसके चैम्बर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चैम्बर। एक्सटर्नल बाहर खड़े होकर देखोगे तो इसकी दीवारें मिलेगी। क्या मिलेगी? दीवारें। फिर अंदर जाओगे वापस तो इसमें आपको वाल्व भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वाल्व। वाल्व सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है? ब्लड का इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलेशन। तो थोड़ा सा पार्ट आप इसके सर्कुलेशन का दोगे, और थोड़ा सा पार्ट जब इसके सर्कुलेशन का दिया है तो अब थोड़ा सा पार्ट इसके डायग्राम का भी देना है। क्या देना है? इसके डायग्राम का भी पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि सर क्या एग्जाम के अंदर हम ये डायग्राम बनाए? एग्जाम के अंदर ये डायग्राम नहीं बनाना आपको। ये डायग्राम बनाने बैठोगे ना काफी टाइम लग जाएगा। सिंपल से डायग्राम की बात करते हैं। सिंपल से, एक सिंपल से डायग्राम की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ आ जाओ बोर्ड के ऊपर। हार्ट का डायग्राम जितना सिंपल बनाओगे एग्जाम के अंदर, उतना दूसरे क्वेश्चन का टाइम बचाओगे। क्या करोगे? उतना ही दूसरे क्वेश्चन का टाइम बचाओगे। ये आपका हार्ट है, सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और ये है आपके इसके 4 चैम्बर, ठीक है। इधर वाला जो हो गया आपके, इसको हम क्या कहते हैं? ये हो गई इसकी कौन सी राइट साइड, ये हो गई आपके इसकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर वेंट्रिकल की साइज बड़ी होती है, इधर आपके छोटी होती है, ठीक है। दीवारों की बात करें इसके तो यहाँ से हम आते हैं इसकी दीवार को लेकर के, दीवार बनाई तो इधर आपके ये वो एरिया जो है ये कम होता है, थिक कम होता है, लेकिन इधर आते हैं तो ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो ये बढ़ जाता है। समझने की कोशिश करना भाई, बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज बताता हूं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आज मैं तुम लोगों को नहीं लेके जाऊंगा साथ में, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे ये इसके बाहर वाली इसकी क्या दिखाई दी? वॉल या लेयर दिखाई दी। इसको मैंने क्या कहा? इसका आउटर लेयर या वॉल, आउटर लेयर या वॉल। फिर मैं इसके थोड़ा और अंदर गया तो मुझे ये क्या दिखाई दी? इसके मिडल या मिड लेयर या मिड वॉल। फिर मैं और इसके अंदर गया तो मुझे क्या दिखाई दी? ये इसकी इनर वॉल या इनर लेयर। अब तुम कहोगे सर क्या ऐसे डायग्राम बनाने से नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो एक एक लेयर को क्या कहते हैं। आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर को कहते हैं दोस्तों पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम याद करो, मैंने पेरी और कहाँ पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर मैं इस पेरी के साथ कार्डियम ना लिख करके ऑस्टियम लिखूं
तो मैंने आपको पढ़ाया था पेरिओस्टियम। क्या पढ़ाया था? पेरिओस्टियम। देखो बेसिक क्लियर हो तो कितना मजा आता है। पेरी का मतलब बाहर की चार दीवारी, तो यहाँ पे भी इस हार्ट की बाहर चार दीवारी क्या कहते हैं? पेरी। हार्ट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? कार्डियम, तो आ गया पेरिकार्डियम। बोन के लिए क्या यूज करते हैं? ओस्टियम, तो वहां हमने पढ़ा था पेरिओस्टियम। ओके चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मिड लेयर के बारे में। मिड लेयर को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ये आ गया मायोकार्डियम। यहाँ पे मैं इनर लेयर की बात करूँ, इनर के लिए हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। अब ये आपके लेयर या वॉल के बारे में आपका डाउट क्लियर, ठीक है भाई। तो ये इनर लेयर, मिडल लेयर, ये सारी की सारी चीजें आ गई। अब हम बात करें कि जब हम इसके सर इस दीवारों को लांग करके जब अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि 4 कमरे इसके अंदर बने हुए। कितने कमरे बने हुए दोस्तों? 4 कमरे इसके अंदर बने हुए। सर 2 ऊपर थे तो 2 नीचे भी है, 2 ऊपर थे तो 2 नीचे भी है। ऊपर वालों को हमने क्या कहा? एट्रियम। क्या कहा दोस्तों? एट्रियम। ये आ गया एट्रियम। ये इधर भी आ गया ऊपर वाला एट्रियम। नीचे वाले को हमने क्या कहा? नीचे वाले को कहा था वेंट्रिकल। ये आ गया वेंट्रिकल। ये नीचे वाले आ गए वेंट्रिकल। ओके तो सर मैं इस रास्ते से गया तो यहाँ वेंट्रिकल में पहुंचा, अगर मैं ऊपर से जाता तो मैं इस एट्रियम में पहुंचता। तो सर मुझे एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर वाले से इधर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आपने बताया नहीं, बिल्कुल बताते हैं। एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए आपको इन वाल्व से होकर गुजरना पड़ेगा, इन 3 वाल्व से होकर गुजरना पड़ेगा, और इधर 2 वाल्व से होकर गुजरना पड़ेगा। जिस तरफ आपके 2 वाल्व बने हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइकस्पिड वाल्व। अरे साथ साथ बोलो दोस्तों, बाइकस्पिड वाल्व। इधर जो 3 बने हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आ गया ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके तो इधर से इधर आ सकता हूं मैं, इधर से इधर भी आ सकता हूं। क्या लिफ्ट के सहारे आया था? नहीं सर, वाल्व के सहारे आया था। किसके सहारे आया था? वाल्व के सहारे। अब मोटे मोटे तौर पे चीजें जो आपको याद रखनी वो बताता हूं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से जो आर्टरी निकलती है इसको क्या कहते हैं? यहां से सर जो आर्टरी निकलती है इसको क्या कहते हैं? इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलो आ जाओ तो दोस्तों सबसे पहले मैं इधर लेफ्ट वाले के ले लेता हूं, ठीक है ना। तो लेफ्ट से यहां से जो आर्टरी निकल रही है, ये आर्टरी नहीं, ये एओर्टा है। क्या है? एओर्टा, जिसको हम क्या कहते हैं? महाधमनी। ये आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिस्टमिक आर्टरी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों? सिस्टमिक आर्टरी में। ये आ गई आपके सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी, ये सिस्टमिक आर्टरी कहाँ ब्लड लेकर के जाती है? यह सिस्टम से, सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑर्गन। तो ये ऑर्गन के पास ब्लड लेके जाएगी। कहाँ जाएगी? ऑर्गन के पास। क्या इसके अंदर सर शुद्ध ब्लड होता है? बिल्कुल, इसके अंदर O2 ब्लड होता है। क्या होता है? O2 ब्लड होता है। यहां से वापस ले जाने काम कौन करता है सर? यहां से वापस ले जाने काम आपके सिस्टमिक वेन करती है। कौन करती है? सिस्टमिक वेन करती है। बिल्कुल, सिस्टमिक वेन अब यहां से वापस ले जाना काम करेगी। क्या सिस्टमिक वेन वापस ले जाएगी तो उसमें O2 ब्लड होगा? क्या नहीं, इसके अंदर क्या होगा? CO2 ब्लड होगा। क्या होगा? CO2 ब्लड, क्योंकि सर O2 ब्लड तो यहाँ ऑर्गन को दे दिया था। ये सिस्टमिक वेन वापस ब्लड लेकर के कहाँ जाएगी दोस्तों? ये वापस लेकर के कहाँ जाएगी दोस्तों? ये वापस लेकर के राइट एट्रियम में जाएगी। कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम। ये यहां से आएगी इस राइट एट्रियम में। अब इस राइट एट्रियम में इसने एंटर किया तो इसके पास कैसा ब्लड था? CO2 ब्लड। कैसा था? CO2 ब्लड। ये CO2 ब्लड अब इन वाल्व से होते हुए किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आया। तो यहाँ पे CO2 ही है। क्या है? CO2 ही है। ये CO2 ब्लड यहाँ जो वाल्व होता है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इस वाली आर्टरी क्या कहते हैं भाई? पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी आपके ब्लड लेकर के कहाँ जाती है सर? ये ब्लड लेकर के जाती है सर लंग्स के अंदर। कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर। ये लंग्स के अंदर क्या जाती है? ब्लड लेकर के अंदर, ठीक है। ये लंग्स के अंदर आई और लंग्स के अंदर सर लंग्स की जो इकाई होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है दोस्तों? इस एल्वियोलाई के अंदर ये जो CO2 ब्लड लेके आती है, इस CO2 ब्लड का क्या हो जाता है दोस्तों? एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे ज्यादा भागीदारी इस एल्वियोलाई की रहती है। तो यहां से वापस से इस लंग्स से वापस से
कौन लेके जाती है ब्लड, वापस से ले जाने काम कौन करती है दोस्तों, पल्मोनरी वेन करती है। कौन करती है, पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन के पास अब क्या रहता है, इसके पास रहता है अब O2 ब्लड। क्या रहता है, O2 ब्लड। ये O2 ब्लड वापस कहाँ जाता है, ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ये इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, तो यहाँ पे आया तो कैसा ब्लड आया, O2 ब्लड आया। ये O2 ब्लड यहाँ इन बाइकस्पिड वाल्व से होते वेंट्रिकल में आया तो O2 ब्लड था। ये एओर्टा के रास्ते अब यहाँ सिस्टमिक आर्टरी से आया, तो ये देखो O2 ब्लड, इसलिए मैंने बताया था। तो इस प्रकार का डायग्राम आप अगर बना के आते हैं भाई, इस प्रकार का डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो भी आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, जबकि आपके नंबर बढ़िया आएंगे। क्या आएंगे, मार्क्स बढ़िया आएंगे। तो ये हार्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर मैं वाल्व की बात करूँ तो ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इन सारे वाल्व। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हार्ट को आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, ना कि आप इस प्रकार के डायग्राम से समझाए। ऐसा डायग्राम बनाने बैठोगे टाइम ज्यादा लग जाए, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब मैंने कहा था कि स्पेशल फॉर 2023 बैच की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल मैं आपके बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से। बेसिक में अगर कोई लड़का, कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो उसको मैं बोथ लैंग्वेज में लेके आऊंगा। किस में लेके आऊंगा, बोथ लैंग्वेज में, ठीक है ना। किस में लेके आऊंगा, बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। बोथ लैंग्वेज में आने के बाद अगर वो चाहता है कि सर इंग्लिश में आ जाऊं तो इंग्लिश में भी आ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद आप मेरे साथ जुड़ करके सारे के सारे सब्जेक्ट को, बेसिक क्लियर होने के बाद सारे के सारे सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो, सिस्टमेटिकली। और सिस्टमेटिकली पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि आरपीएमसी के अंदर अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो आप मार्क्स नहीं ला सकते, समझ गए। ये होने के बाद क्या करेंगे, ये होने के बाद हम आरपीएमसी के जो 5 ईयर्स के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे भाई, उनका हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे दोस्तों, उनका हम करेंगे सॉल्यूशन। सर ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी मेरे सुदर्शन पैरामेडिकल के जो ऐप दे रखा है वहां पे मिलेगी। और वहां पे सिस्टमेटिकली ये बैच चल रहा है, ठीक है ना। जो आरपीएमसी से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए विशेष तरीके से ये सारी चीजें, जहाँ पे आप जाकर खोलोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 प्लस आपको आरपीएमसी PYQ प्लस आपको आरपीएमसी PYQ सॉल्यूशन के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जुड़ करके 1 साल में अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी थी दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आई होप आपको बढ़िया समझ में आई होगी सारी चीजें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि ये सेमीफाइनल था, कल मैं फाइनल लेके आ रहा हूँ और परसों आपका मेन एग्जाम है। तो उन सब साथियों के लिए भी ये क्लास थोड़ी अच्छी साबित हो जाए तो उनको भी आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।